एक बहुत बड़े स्टार्टअप के बोर्डरूम के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है सत्ता, मतलब फैसले लेने की ताकत। बिल्कुल, और अक्सर यही माना जाता है कि जो कंपनी का सीईओ है उसके पास अपने विजन को लागू करने की पूरी आजादी होगी। हाँ, लेकिन असल में ना इस सत्ता के काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए दो तरह के स्टार्टअप है। पहला स्टार्टअप का ढांचा कुछ ऐसा है जहां सीईओ खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है। अच्छा, मतलब वो बोर्ड से अलग नहीं है? एग्जैक्टली वो जो भी फैसला लेता है उसे हर दिन उस बोर्ड के सामने सही साबित करना होता है। अगर किसी भी दिन बोर्ड को लगा कि ये सीईओ कंपनी के हित में काम नहीं कर रहा है तो वे एक प्रस्ताव पास करके उसे उसी दिन कुर्सी से हटा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक निरंतर जवाबदेही वाला मॉडल हो गया। वही दूसरे स्टार्टअप का ढांचा बिल्कुल अलग है। यहाँ का सीईओ पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसे बोर्ड ने नहीं बल्कि शेयर धारकों ने सीधे 4 साल के लिए चुन लिया है। तो अब वो अपने फैसलों के लिए हर दिन बोर्ड का मोहताज नहीं है? बिल्कुल नहीं, और ना ही बोर्ड उसे आसानी से हटा सकता है। वो अपना विजन लागू करने के लिए आजाद है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं दो मॉडल्स के जरिए राजनीति विज्ञान के सबसे जटिल सिद्धांतों को समझने वाले हैं। और ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जब दुनिया भर की सरकारों का विश्लेषण किया जाता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इन्हीं दो स्टार्टअप मॉडल्स की तर्ज पर चल रहे हैं। हाँ, और आज की ये गहन चर्चा इसी दिलचस्प सवाल पर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों का इंजन असल में कैसे काम करता है। एक तरफ भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। जी, और दूसरी तरफ अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन प्रणालियों की परिभाषा जानना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए अपना शासन मॉडल कैसे और क्यों चुना, इसके पीछे का इतिहास क्या था, और एक नवजात लोकतंत्र के लिए कौन सी चिंताएं सबसे बड़ी थीं। साथ ही इन प्रणालियों के अपने अपने फायदे और नुकसान क्या हैं। श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह व्यवस्था सीधे तौर पर तय करती है कि देश में नेता कैसे चुने जाते हैं और कानून कैसे बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए उस पर लगाम कैसे कसी जाती है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच का रिश्ता कैसा है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, राइट। तो इसी रिश्ते को आधार बनाकर शुरुआत करते हैं। इन दोनों प्रणालियों के बीच वो कौन सी एक विभाजक रेखा है जो दोनों को बिल्कुल अलग कर देती है। अब देखिए, इस पूरी बहस की धुरी यही संबंध है। संसदीय प्रणाली जो भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें कार्यपालिका अपनी हर नीति और हर काम के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब उन्हें हर रोज संसद का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसे राजनीति विज्ञान में अक्सर वेस्टमिंस्टर मॉडल या कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए क्योंकि इसकी ऐतिहासिक शुरुआत ब्रिटेन की संसद से हुई थी, जो लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस में है। सही कहा। और इसे कैबिनेट व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्ता का असली केंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मंत्रियों का एक समूह यानी कैबिनेट होता है। तो ये तो हुआ पहला मॉडल, लेकिन इसके ठीक उलट अगर अमेरिका या ब्राजील की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को देखा जाए तो वहां की तस्वीर कैसी है? वहां की तस्वीर में सबसे बड़ा फर्क शक्तियों के पृथक्करण का है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। वहां कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ओह, मतलब वो एकदम स्वतंत्र होकर काम करते हैं? बिल्कुल। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वो संवैधानिक रूप से वहां की विधायिका, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उससे पूरी तरह स्वतंत्र होता है। तो क्या वो कांग्रेस की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता? कोई बहुत बड़ा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का मामला न हो। ये काफी दिलचस्प है। अब अगर भारतीय व्यवस्था को गहराई से देखा जाए तो एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आता है, दोहरी कार्यपालिका का, मतलब डुअल एग्जीक्यूटिव। हाँ, संसदीय प्रणाली वाले देशों में सत्ता के 2 प्रमुख होते हैं, एक नामिक यानी नॉमिनल हेड और दूसरा वास्तविक यानी रियल हेड। देखने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब जब सारी शक्तियां किसी एक के पास हैं तो फिर 2 प्रमुख क्यों बनाए गए? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो केवल एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। अच्छा, तो असली शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं? एग्जैक्टली।
प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना होता है। यानी राष्ट्रपति देश की निरंतरता का प्रतीक है और प्रधानमंत्री जनता के वर्तमान इच्छाओं का। बिल्कुल सही। जबकि अमेरिका में ये दोहरी व्यवस्था नहीं है। वहां का राष्ट्रपति ही राज्य का भी मुखिया है और सरकार का भी। उसी के पास सारी वास्तविक शक्तियां केंद्रित होती हैं। तो अब यहाँ से उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरी व्यवस्था की जान है, सत्ता पर नियंत्रण, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, भारत में प्रधानमंत्री के पास इतनी भारी शक्तियां हैं, तो उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? सत्ता का संतुलन असल में कैसे काम करता है ताकि सरकार तानाशाह ना बन जाए? यहीं पर राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही मजबूत हथियार काम आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये कैसे काम करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आसान शब्दों में कहें तो पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह है। वो जो कहावत है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एग्जैक्टली। ये मुमकिन नहीं है कि सरकार का कोई एक मंत्री किसी नीति पर हुई गलती के लिए कह दे कि अरे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब सरकार का फैसला पूरी कैबिनेट का फैसला माना जाएगा, और अगर लोकसभा को लगता है कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। हाँ, और अगर ये प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। उफ, ये तो सरकार को हर पल सतर्क रखने वाला तंत्र है। बिल्कुल। और इस सतर्कता को पुख्ता करने के लिए एक दोहरी सदस्यता का नियम भी है। दोहरी सदस्यता मतलब डबल मेंबरशिप। जी, कोई भी व्यक्ति बिना विधायिका का हिस्सा बने कार्यपालिका में नहीं रह सकता। मतलब अगर किसी को मंत्री पद दिया जाता है तो उसके लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। वेट, और अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर या मनोनीत होकर संसद का सदस्य बनना ही होगा। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति फैसले ले रहा है उसे संसद के भीतर बैठकर उन फैसलों पर उठने वाले सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जब हम अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली की ओर देखते हैं तो वहां एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, नाम तो बड़ा दिलचस्प है। ये क्या होता है? ये अमेरिकी शासन प्रणाली का एक ऐसा हिस्सा है जो शक्तियों के पृथक्करण को चरम पर ले जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन चलाने के लिए अपनी कैबिनेट बनाता है, लेकिन इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। गैर निर्वाचित मतलब उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। इनका चयन राष्ट्रपति सीधे अपनी मर्जी से करता है। वो उसके भरोसेमंद दोस्त, सलाहकार या कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं। और क्या ये विधायिका यानी कांग्रेस के प्रति जवाबदेह होते? बिल्कुल नहीं। वे कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, बहसों में हिस्सा नहीं लेते और कांग्रेस उन्हें सीधे सवाल जवाब करके हटा भी नहीं सकती। उनकी वफादारी सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति होती है। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्तियों के पृथक्करण का सपना देखा था, ये ढांचा तो उसी का सबसे सटीक रूप लगता है। हाँ, तो इस नजरिए से देखा जाए तो भारतीय या ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? क्योंकि यहाँ विधायिका और कार्यपालिका एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बल्कि कार्यपालिका तो विधायिका के भीतर से ही जन्म लेती है। तो क्या ये शक्तियों के पृथक्करण के नियम का उल्लंघन नहीं है? पॉइंट तो है। इस पर वॉल्टर बिगरहॉट नाम के एक मशहूर विचारक ने बहुत शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने में एक हाइफन या बकल जैसी भूमिका निभाती है। एक हाइफन की तरह। सुनने में भले ही ये पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ लगे, लेकिन इसके अपने कई व्यावहारिक फायदे भी तो हैं, जैसे सामंजस्य। बिल्कुल। जब सरकार के पास बहुमत होता है तो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के बीच कोई टकराव नहीं होता। संसद से कानून आसानी से पास हो जाते हैं। और एक बड़ा फायदा वैकल्पिक सरकार की मौजूदगी भी है ना? हाँ, आइवर जेनिंग्स जैसे विद्वानों का मानना है कि संसदीय प्रणाली में विपक्ष का नेता एक तरह से वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। अगर सरकार बहुमत खो दे तो रातों रात चुनाव कराने की नौबत नहीं आती। विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। और भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए मुझे लगता है ये प्रणाली समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व भी देती है। प्रधानमंत्री अलग अलग धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं।
सही कहा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अगर सरकार की नींव बहुमत के इतने नाजुक धागे पर टिकी है, तो क्या इससे सरकार हमेशा एक अस्थिरता के साये में नहीं रहती? यही इस प्रणाली का सबसे बड़ा नुकसान है। ये किसी स्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती। प्रधानमंत्री हमेशा बहुमत की दया पर निर्भर रहते हैं। गठबंधन की राजनीति में तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। कोई भी छोटा सहयोगी दल समर्थन वापस लेने की धमकी दे सकता है। बिल्कुल। अगर भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो 1970 और 1990 के दशक में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल। ये सब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने संसद में अपना बहुमत खो दिया था। फ्लोर टेस्ट के दौरान समर्थन वापस लिया गया और सरकारें गिर गईं। और जब सरकारें ऐसे गिरती हैं, तो नीतियों में भी अनिश्चितता आती है। मतलब कोई नई सरकार आई तो उसने पुरानी सरकार की नीतियों को पलट दिया। एग्जैक्टली। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कांग्रेस की नीतियां पलट दी और फिर 1980 में कांग्रेस ने वापस आकर वही किया। ये विकास के लिए एक बड़ा झटका होता है। एक और डर है जिसका जिक्र राजनीति विज्ञान में अक्सर होता है, कैबिनेट की तानाशाही। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि जो सरकार कभी भी गिर सकती है वो तानाशाह कैसे हो सकती है। शायद तब जब सत्ताधारी दल के पास पूर्ण बहुमत हो। बिल्कुल। जब प्रचंड बहुमत होता है और विपक्ष कमजोर होता है तो संसद लगभग एक रबर स्टैंप बनकर रह जाती है। विद्वान एच.जे. लास्की ने कहा था कि संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे म्योर ने भी इसे कैबिनेट की तानाशाही कहा था। मतलब बहुमत के बल पर वो विवादित नीतियां लागू कर सकते हैं बिना अविश्वास प्रस्ताव के डर के। सही बात है। और एक आलोचना ये भी है कि ये प्रणाली विशेषज्ञों द्वारा नहीं चलाई जाती। मंत्री वही बनते हैं जो चुनाव जीतते हैं। जरूरी नहीं कि वित्त मंत्री कोई बड़ा अर्थशास्त्री ही हो। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी किचन कैबिनेट में किसी नोबेल विजेता अर्थशास्त्री को सीधा वित्त विभाग सौंप सकता है। हाँ, जो कि संसदीय व्यवस्था में बहुत मुश्किल है। तो इन तमाम कमियों को देखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। मैं समझ रही हूँ आप किस सवाल की बात कर रहे हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था, देश में गरीबी और विभाजन के घाव ताजा थे। उस नवजात लोकतंत्र को सबसे ज्यादा जरूरत एक मजबूत और स्थिर सरकार की थी। तो फिर संविधान सभा ने इन सारी कमियों के बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति मॉडल क्यों नहीं अपनाया, जहां कम से कम 4 साल की पक्की स्थिरता मिलती है? ये भारतीय इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ था। संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी। प्रोफेसर के.टी. शाह जैसे सदस्यों ने अमेरिका जैसी राष्ट्रपति व्यवस्था की पुरजोर वकालत की थी। उनका तर्क था कि भारत को एक मजबूत नेता की जरूरत है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद विचार विमर्श के बाद ब्रिटिश संसदीय मॉडल को ही चुना गया। इसके पीछे दो सबसे ठोस कारण थे। पहला था व्यवस्था से निकटता। मतलब जो सिस्टम हम पहले से जानते थे। एग्जैक्टली। के.एम. मुंशी ने तर्क रखा कि पिछले 30-40 वर्षों से भारत में जो भी संस्थागत विकास हुआ था वो संसदीय व्यवस्था के इर्द गिर्द ही था। प्रशासनिक ढांचा इसका आदी हो चुका था। तो मतलब जो पहिया काम कर रहा है उसे दोबारा इजाद करने की जरूरत नहीं है। एक पूरी तरह नई और अनजान व्यवस्था लागू करना बहुत बड़ा जोखिम होता। बिल्कुल। और दूसरा कारण इससे भी ज्यादा दार्शनिक था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वो मशहूर तर्क जो आज भी बेहतरीन व्याख्या माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दुनिया की किसी भी आदर्श लोकतांत्रिक कार्यपालिका में 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी और उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई प्रणाली नहीं बनी जो ये दोनों चीजें एक ही समय में समान स्तर पर दे सके। अमेरिकी प्रणाली में स्थायित्व ज्यादा है, जवाबदेही कम। और ब्रिटिश प्रणाली में जवाबदेही ज्यादा है पर स्थायित्व कम। हाँ, तो संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ये फैसला किया कि भारत जैसे देश के लिए अधिक उत्तरदायित्व को अधिक स्थायित्व पर प्राथमिकता दी जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि सरकार एक बार चुन ली जाए और फिर सालों तक उससे कोई सवाल ना पूछ सके। एक नवजात देश के लिए ये बहुत बड़ा साहस था। और भारत के समाज की जटिलता को देखते हुए ये जरूरी भी था। अमेरिका की तरह विधायिका और कार्यपालिका के बीच का टकराव भारत झेल नहीं सकता था। संसदीय व्यवस्था में गठबंधनों के जरिए सबको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाती है। ये बात 1970 के दशक में फिर से साबित हुई ना, जब स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। बिल्कुल।
उस समिति ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि संसदीय व्यवस्था भारत के ढांचे में अच्छी तरह रच बस गई है और इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ श्रोताओं के लिए एक बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ब्रिटिश मॉडल की अंधी नकल की है, कॉपी पेस्ट किया है। जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम दोनों के मूल ढांचे को तौलें तो बहुत गहरे अंतर दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे सबसे पहला अंतर तो राज्य के मुखिया का ही है। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन आज भी राजशाही यानी मोनार्की है। बिल्कुल। ब्रिटेन में मुखिया राजा या रानी होते हैं जो आनुवांशिक हैं। कोई आम नागरिक वहां का मुखिया नहीं बन सकता। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कोई भी नागरिक इस पद तक पहुंच सकता है। दूसरा बड़ा फर्क संसद की ताकत को लेकर है। कहते हैं ना कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु या सॉवरेन है। हाँ, वहां कहावत है कि ब्रिटेन की संसद औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। वहां संसद जो कानून पास कर दे वही अंतिम सत्य है। कोई सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द नहीं कर सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। हमारे पास न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। एग्जैक्टली। अगर भारतीय संसद कोई असंवैधानिक कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये चेक एंड बैलेंस ब्रिटेन में नहीं है। और प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी तो नियम अलग है। हाँ, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को केवल निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। जैसे 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के सदस्य थे जब वे प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। भारत ने ये लचीलापन इसलिए रखा ताकि अनुभवी विशेषज्ञों को भी मौका मिल सके जो शायद बड़े चुनाव लड़ने में माहिर न हों। और मंत्रियों की नियुक्ति में भी ये लचीलापन दिखता है। भारत में बिना सांसद बने 6 महीने तक मंत्री रहा जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में पहले दिन से संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। एक और फर्क कानूनी जिम्मेदारी का है। ब्रिटेन में राजा के आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं और मंत्री कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। भारत में राष्ट्रपति के आदेशों पर मंत्री के हस्ताक्षर की कोई बाध्यता नहीं है। और इन सब में एक बहुत ही अनोखी ब्रिटिश संस्था है, शैडो कैबिनेट। मतलब नाम ही किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। हाँ, शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन में विपक्ष मुख्य सत्ताधारी दल के सामने एक समानांतर कैबिनेट बनाता है। मतलब अगर सरकार का एक रक्षा मंत्री है तो विपक्ष भी अपना एक शैडो रक्षा मंत्री नियुक्त करता है। अच्छा, तो वो शैडो मंत्री सरकार के हर फैसले पे पैनी नजर रखता है? बिल्कुल। इसका फायदा ये है कि अगर सरकार गिर जाए तो विपक्ष के पास एक तैयार कैबिनेट होती है जो तुरंत शासन संभाल सकती है। वाओ, भारत में तो ऐसी कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ विपक्ष बस समितियों और बहसों के जरिए सरकार को घेरता है। तो इन सारे अंतरों से साफ है कि भारत ने सिर्फ बाहरी ढांचे को अपनाया, लेकिन उसकी आत्मा अपनी वास्तविकताओं के आधार पर खुद गढ़ी। ये पूरी चर्चा वाकई चीजों को बहुत स्पष्ट करती है। मतलब सरकार का रूप चाहे जो भी हो, असली जद्दोजहद हमेशा स्थायित्व और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की होती है। सही कहा। भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जो इस विशाल समाज की हर आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सके। तो जब भी अखबारों में अविश्वास प्रस्ताव की खबर आए तो ये केवल राजनीतिक शोरगुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उसी जवाबदेही प्रणाली का लाइव उदाहरण है जिसे बहुत सोच समझकर अपनाया गया था ताकि सत्ता हमेशा सवालों के घेरे में रहे। और इसी व्यवस्था को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। सोचने वाली बात है कि आज के समय में जब भारत में इतनी विविधता है, अलग अलग क्षेत्रीय हित हैं, अगर हम अचानक अमेरिका की तरह राष्ट्रपति प्रणाली को अपना लें, एक ऐसी व्यवस्था जहां एक ही व्यक्ति के पास सारी कार्यकारी शक्तियां हों और उसे गठबंधनों के टूटने का कोई डर ना हो, क्या ऐसा बदलाव भारत जैसी विविधता में लोकतंत्र को सच में मजबूत करेगा? या फिर ये स्थायित्व के नाम पर किसी नए तरह की तानाशाही को जन्म देगा जहां क्षेत्रीय आवाजें हमेशा के लिए दब जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर लोकतंत्र प्रेमी को गहराई से विचार करना चाहिए।